हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विज़डम हब स्टडी पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो विश्व के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है और एशिया के लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में मैं इस लेसन के माध्यम से बताऊंगा। ये मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। सो मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं इस कोर्स में आप लोगों को शार्क के बारे में बताऊंगा। मैं फिर एससीओ के बारे में बताऊंगा क्या है, फिर एपेक क्या है इसके बारे में बताऊंगा, फिर आशियान एंड आशियान प्लस 6 क्या हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में पूरा बताऊंगा। ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारी इंडिया के डेवलपमेंट में, हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। ये सारा कोर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होते हैं, तो ये होता क्यों है? क्योंकि देखिए, आपकी जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, चाहे वो डिफेंस की हो, नॉन डिफेंस की हो, या फिर स्टेट पीएससी हो, या फिर एनटीपीसी रेलवेज़ के हों, एसएससी के हों, इन सभी में एक ना एक क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे जो कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है, और ख़ासकर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया का बड़ा रोल प्ले होता हो, और एशिया कॉन्टिनेंट्स की, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने इस पूरे एक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट्स क्रिएट ना हो। मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस एक ही डायग्राम के माध्यम से पूरी मैं डिटेल प्रोवाइड करा सकूँ। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं यहाँ पर SAARC की, मतलब सार्क नाम बोला जाता है इसका। ये जो है, ये तो इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है, और इसमें शामिल देशों की संख्या अगर आप देखें तो 8 है। कौन है? अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इंडिया। अब अगर मैं आपको मैप में दिखा दूं, तो आप देख रहे होंगे ये इंडिया है। ये पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे इंडिया है हमारा रेफरेंस में। ओके, तो ये जब आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर हमारा इंडिया है, हमारा देश है। ये हमारे इंडिया से रेफरेंस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ है, अफ़गानिस्तान है, ओके, पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इसमें शामिल हैं। ओके, और इसका अगर पूरा नाम बताएं आपको, तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये था कि जो जितने भी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज शामिल होंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये पूरे जो रीजन के ये जो क्षेत्र हैं पूरे, इसके बाद ये वाले देश, ये सारे के सारे साउथ एशिया में आते हैं। ओके, तो साउथ एशिया में आने की वजह से ही ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम जो फेस होती हैं, ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। जैसे ये सारे कंट्री आप देख रहे हैं, ये सारे कंट्री कौन से हैं? साउथ एशियन कंट्री हैं ये सारे। ओके, तो ये इनका रोल प्ले होता है हमारे देश के डेवलपमेंट में, या फिर आप बात कहें कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट में ये सारे रोल प्ले करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखें, इंडिया के, ये भारत के पास सारे के सारे देश हैं, ये सारे सारे भारत के पास के देश हैं, और जो भी आप देखेंगे सभी की सीमा भारत के साथ टच होती है। जैसे आप इस मैप में देखिए, इसमें यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर इसके बाद यहाँ पे चाइना है, इसमें फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इस यहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। तो ये जितने भी देश, ये तो दूर होते हैं, चले ठीक दूर हैं, लेकिन जो पास वाले हैं ये सारे हैं। ओके, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में कभी ये आ सकता है जिससे कि बड़े लेवल के एग्जामिनेशन हो, लाइक जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्या चाइना ऐसे पार्ट है शार्क का? तो जी बिल्कुल नहीं। चाइना साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की जो संगठन है उसका पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है, भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश तो हैं, बट उसमें शामिल कौन नहीं है? उसमें शामिल चाइना नहीं है। ओके, इसके बाद हम आते हैं दूसरे पर। तो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर आशियान की। आशियान अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा संगठन है आशियान, क्योंकि इसे बनाया ही है कुल मिलाकर के साउथ एशिया की कंट्रीज़ ने। उसमें शामिल है कौन? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इसके बाद ये सारे के कंबोडिया और लाओस, ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हैं। ओके, मलेशिया भी है इनमें। तो देखिए, ये जो देश है, ये मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर, ये साउथ एशियन एसोसिएशन है। इसका जो है पूरा, इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका पूरा नाम है। तो इसमें कुल मिला के 10 कंट्रीज़ हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है, ये आपका हेड क्वार्टर जकार्ता में दिखाई देगा। ओके, कहाँ पर है जकार्ता? तो ये आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास आपको जकार्ता दिखाई देगा। तो जकार्ता में इंडोनेशिया में जकार्ता दिखेगा, और जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसका उद्देश्य ये है, साउथ एशियन एसोसिएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे के पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट करना, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, जिसके माध्यम से किसी भी देश को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो सभी देश
अपने तरीके से मतलब एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए सहयोग कर सके। ओके, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन एक बात और आ जाती है फिर इसमें कि आशियान प्लस थ्री भी एक कहा जाता है। तो देखिए आशियान प्लस थ्री की बात हो जाती है यहाँ पर, तो आप देखेंगे आशियान प्लस थ्री में जो ये सर्कल देख रहे हैं आप, इस सर्कल में ये 10 देश प्लस 3 देश और आ जाते हैं। तो वो 3 देश कौन से होते हैं, तो उस 10+3 में मतलब आसियान प्लस थ्री में चाइना, जापान और साउथ कोरिया ये तीनों ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो देखिए ये अभी तक आशियान का ये वाला ग्रुप था, तो इसमें चाइना भी ऐड हो गया, फिर यहाँ पर आप देखेंगे साउथ कोरिया है यहाँ पर, ये ऐड हो जाएगा, और फिर जापान ऐड हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये सारे 3 देश और ऐड हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाता है, ये 10+3 हो जाता है। ओके, ये 10+3 हो जाता है, तो ये से आशियान प्लस थ्री बोला जाता है। लेकिन जब इसमें कुछ और कंडीशन आती है, जैसे कैसे, ये आशियान प्लस सिक्स बोला जाता है इसे। तो आशियान प्लस सिक्स कब हो जाता है ये, तो देखिए अभी तो आशियान प्लस थ्री था, आशियान प्लस थ्री में जापान, चाइना और साउथ कोरिया ऐड हो गए। लेकिन जैसे ही आशियान प्लस सिक्स होता है तो उसमें 3 कंट्री और ऐड हो जाते हैं। तो वो कौन से ऐड हो जाते हैं, वो इंडिया होता है, इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 2 कंट्री और ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आशियान प्लस सिक्स हो जाता है। तो ये आशियान प्लस सिक्स में देखिए क्या हुआ, अभी आपने आशियान प्लस 10, आशियान के 10 कंट्रीज थे इसके आसपास के पूरे, इसमें चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान ऐड हो, तो आशियान प्लस थ्री हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही इसमें ये सारे कंट्री ऐड हो गए, इसमें चाइना, यहाँ पे इंडिया ऐड हो गया, फिर यहाँ नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐड हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, आशियान प्लस थ्री हो जाता है, सिक्स हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद इसमें कुछ और डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि अब आप देखेंगे ईस्ट एशिया समिट। अब ईस्ट एशिया समिट की अगर हम बात करें कि अब ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन से कंट्री शामिल होते हैं, तो देखिए आप ये देख रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये सर्कल से, इसमें जितने भी देश शामिल हैं ये सारे के सारे देश कौन से हो जाते हैं, ईस्ट एशिया समिट के जो देश हो जाते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से, ये तो मतलब आशियान प्लस थ्री के 10 के जो ग्रुप है वो आशियान के ग्रुप हैं, फिर आशियान प्लस थ्री के कंट्रीज़ हैं, फिर इसके बाद आशियान प्लस सिक्स के कंट्रीज़ हैं, मतलब 16 और 2 कंट्री और ऐड हो जाते हैं इसमें। तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर रशिया हो जाता है और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाता है। तो उसमें कितने देश हो जाते हैं, इसमें जो देश हो जाते हैं कुल मिला के 18, और उद्देश्य वही होता है, उद्देश्य ये होता है कि सबको समान अवसर देना है डेवलपमेंट के लिए। सब ये सारे कंट्री जो होंगे देश के अंदर कोई भी कंडीशन हो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है उसको बनाए रखने के लिए इन लोगों को काम करना है। मतलब सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स होंगे, जो कंट्री का फर्स्ट लीडर होगा, वो लीडर इस डेवलपमेंट में काम करेगा। वो डेवलपमेंट हो सकता है ट्रेड को लेकर होगा, कल्चर मतलब कल्चरल को बढ़ाने के लिए होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट होते हैं जिसके माध्यम से सभी देश के लोगों को यहाँ पर एक मतलब वातावरण प्रोवाइड कराया जाता है अच्छा खासा, कि सभी देश जो डेवलपमेंट हो चुके हैं वो डेवलपिंग नेशन का सपोर्ट करे। ओके, और जो डेवलपिंग नेशन है वो मतलब डेवलप्ड जो नेशन है उनके सहयोग के माध्यम से अपने देश का डेवलपमेंट करें। तो ये सारा इसका एक उद्देश्य होता है इन पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट आता है इसमें एशियन रीजनल फोरम। ये एक ऐसा फोरम है, मान लीजिए कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था होती है, एक बोर्ड होता है, इसके माध्यम से सारे देश एक जगह आते हैं। जैसे कि सपोज दैट कोई ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, तो मीटिंग होते समय क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट से एक मेंबर को बुलाया जाता है, उसके माध्यम से फिर एक मैसेज दिया जाता है कि हमें ये डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो उसी समझ लीजिए कि ये सारे जो नेशंस हैं, नेशन एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, और ये जो आशियान रीजनल फोरम है वो जो इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कभी मतलब हर साल किसी न किसी जगह पर एक मीटिंग होता है, जिसको लीड मतलब कह सकते हैं कि जो कंट्री है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वही उसका लीडर होता है उस साल। ओके, तो इसके माध्यम से एक पूरा रोड मैप बनाया जाता है अगले एक साल के लिए, और जो पिछला एक साल था जिसमें उसने डेवलपमेंट का काम किया उसका खाका तैयार किया जाता है, और देखा जाता है कि क्या क्या उसमें डेवलपमेंट की गई थी और क्या क्या कमी रह गई, और हमें और क्या क्या अचीव करना है, हमने क्या क्या अचीव कर लिया। ये सारा उसमें उद्देश्य होता है इस चीज़ को करना। ओके, तो इसमें जो देश शामिल होते हैं, इसमें जो शामिल होने वाले देशों की संख्या अगर हम देखें तो ये आशियान के 10 हो मतलब आशियान के 10 कंट्रीज़ होते हैं, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये जो देश होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा ये जो ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं ये सारे के सारे शामिल हैं यहाँ से। फिर इसके बाद आप चाइना भी शामिल होगा उसमें, फिर साउथ कोरिया होगा, नॉर्थ कोरिया बिल्कुल नहीं होगा ना। इसके बाद ताइवान यहाँ पर जो
जापान है, आप यहाँ पर देखेंगे जापान सी में यहाँ पर, तो जापान रहेगा, फिर इंडिया रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखेंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड रहेगा, फिर यूएस रहेगा, रशिया रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ और ऐड हो जाती हैं उसमें। उसमें आप देखेंगे कि कनाडा हो जाता है, पापुआ न्यू गिनी हो जाते हैं, फिर यूरोपियन यूनियन हो जाता है, फिर ईस्ट तैमूर हो जाता है, ओके। फिर नॉर्थ कोरिया भी हो जाता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया आसियान में नहीं है, वो ASEAN+3 में भी नहीं है, ASEAN+6 में भी नहीं है, और इसके बाद आसियान फोरम में भी, रीजन में भी नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या होती है कि जब आसियान फोरम की बात आती है, मतलब फोरम पर क्या हुआ कि सारे कंट्री को बुलाना जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अगर एक छोटा सा भी मतलब पॉइंट्स अगर मिसिंग करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वो आइसोलेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जब साउथ एशियन की बात की जा रही है तो वहाँ पर रशिया मतलब जो नॉर्थ कोरिया उसे भी बुलाया गया है, उसे भी रखा गया है। फिर इवन इसमें मंगोलिया भी है, ओके। आप मंगोलिया देखेंगे यहाँ पर, ये मंगोलिया भी शामिल है इसमें, और नॉर्थ कोरिया भी शामिल है उसमें, ओके। तो ये सारे देश शामिल हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ फैक्ट देखेंगे आप कि इसमें जो चीज़ें हैं, मतलब नेपाल भूटान ये सब शामिल नहीं हैं, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो छोट देश हैं ये मतलब वैसे जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान को देखेंगे, यहाँ पर है वो साउथ एशिया में कुछ हद तक नहीं आता है, वो मिडिल ईस्ट मतलब एशिया के कैटेगरी में आ जाता है। और फिर भूटान नेपाल ये जैसे छोटे देश है, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ओके। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इसमें बांग्लादेश, भूटान, सॉरी, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हैं, ओके। जो कि एक अच्छे मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ की श्रेणी में भी आते हैं, और जिस तरीके से इनका रोल प्ले होता है वो महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो इस सारी स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो यहाँ पर जो भूटान है, मतलब पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देश इसमें शामिल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आसियान रीजनल फोरम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका SCO। SCO क्या होता है, इसका जो नाम है पूरा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये बीजिंग में है, चाइना में है। इसका जो स्टार्ट किया गया था ये अप्रैल में स्टार्ट किया गया था 1996 में, ओके। और इसके जो फाउंडर कंट्री की हम बात करें तो जो इसमें आप देख रहे हैं ये सारे फाउंडर कंट्री हैं इसके, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया एंड चाइना। अगर मैं आपको इसको लोन मैप में दिखाऊं तो आप मैप में देखिए, ये चाइना, चाइना है यहाँ पर। चाइना के बाद आप यहाँ पर देखेंगे रशिया है, रशिया इसमें शामिल है। फिर कजाकिस्तान ये देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल है इसका। फिर उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, ओके। तो ये जो आप ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के सारे कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, ओके। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसमें मंगोलिया शामिल नहीं है, ओके। मंगोलिया इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसके देश हैं संघाई कॉरपोरेशन के। तो आप इसको मैप के माध्यम से मैंने बता दिया आपको। एंड देन इसके बाद ये जो ब्लॉक डायग्राम से मतलब जो ये डायग्राम है इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, देखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एपिक। एपिक अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो नाम है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका नाम है पूरा, ओके। तो ये जो कंट्री है इसका रोल क्या है, ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ये एपेक है ये इसलिए क्योंकि ये जो इसका हेड क्वार्टर, तो पहली बात अगर बात करें तो सिंगापुर में है इसका हेड क्वार्टर। इसमें जो देश शामिल हैं इसमें आप देखेंगे कि चिले है, मतलब चिले कहाँ पर है, चिले नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सॉरी, साउथ अमेरिका में चिले है, लेकिन वो भी शामिल है। हांगकांग है, ताइवान है, मकाओ है, पेरू भी नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका का ही, सॉरी, साउथ अमेरिका का एक कंट्रीज़ है, ओके। फिर कनाडा है, पपुआ न्यू गिनी है, रशिया है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना है। फिर ये सारे जो आसियान के जो ये कंट्रीज़ हैं, कुछ म्यांमार, कंबोडिया, लाओस को छोड़ करके, जिसमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो मैं इसको रेड कलर में कर देता हूँ जिसे आप देखिए। तो ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हैं आसियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में। इसका जो हेड क्वार्टर है जैसे मैंने बताया आपको वो कहाँ पर है, सिंगापुर में है। और फिर इसके जो फाउंडर हैं वो फाउंडर बॉब हैवले हैं। इसका जो मतलब फाउंडेशन किया गया था, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो नवंबर 1989 में किया गया था। कहाँ पर, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, ओके। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में इसका मतलब इस इंस्टीट्यूट का कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल कह सकते हैं कि यहाँ पर 21 कंट्री के आसपास, मतलब 21 कंट्री जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं उस वो शामिल है इसमें। और इसका उद्देश्य ये है कि जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है, जो क्षेत्र है एशिया पैसिफिक का, उस एशियन पैसिफिक का जो क्षेत्र है वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करना है, प्रमोशन के लिए काम करना है। प्रमोशन क्या होगा वहाँ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से की जा सकती है, ये सारा इसका उद्देश्य रहेगा। तो एशिया पैसिफिक कौन सा क्षेत्र है, ये जो आप क्षेत्र देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक क्षेत्र है ये पूरा,
ओके। तो इसके माध्यम से ये पूरा डेवलपमेंट का काम करना होता है यहाँ पर। तो ये इसका पूरा उद्देश्य है। तो देखिए एशिया पैसिफिक किधर, ये जो आप ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला का पूरा इसमें एशिया पैसिफिक है। यहाँ पर आप मलेशिया देख रहे हैं, मलेशिया के पास सिंगापुर है, यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। तो ये इसका पूरा उद्देश्य होता है कि पूरा जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में पूरा डेवलपमेंट करना और विकास के लिए काम करना। ये इसका पूरा का पूरा पर्पस होता है, जिसके माध्यम से एक रोड मैप तैयार किया जा सके भविष्य के डेवलपमेंट के लिए। और वो डेवलपमेंट जो होंगे वो सारे किस बेसिस पे होंगे, वो इकोनॉमिक को बूस्ट करना उद्देश्य होगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। ओके। तो ये इस लेसन के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक मैप के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। तो ये मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करूं एक अलग तरीके से। तो ये मेरा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ये लेसन अगर अच्छा लगता है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करी है। तो आप इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है इसमें। और लेकिन मैं कुछ मेरे कोर्सेज से जो अनअकैडमी पर अवेलेबल है, मैं ऐसे अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे कुछ कोर्सेज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ आप देखिए। अगर आपको वो भी देखने के बाद अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको जहाँ से अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं आप पढ़िए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आप पढ़िए और पढ़ने के बाद अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।